चलिए आज का टॉपिक है क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। सबसे पहले हम ये पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि एमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, मतलब एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफरेंस क्या होता है, उनका कैरेक्टर क्या होते हैं। सेकेंड लेक्चर में हमने आपको बताया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं, जिसमें से मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड एंड कोवैलेंट सॉलिड विच आर आल्सो नोन एज नेटवर्क सॉलिड। आज का जो वीडियो है उसमें हम आपको बताने वाले हैं कि क्रिस्टल लैटिस क्या है और यूनिट सेल क्या है। क्रिस्टल लैटिस इज आल्सो नोन एज अ स्पेस लैटिस। ओके, तो व्हाट इज द क्रिस्टल लैटिस? क्रिस्टल लैटिस मीन्स यू कैन से दैट द every solid is made up of constituent particle. Constituent particle may be atoms, ions और molecule, यानी कि जो आपके जितने भी सॉलिड हैं, every crystalline solid is made up of constituent particle. These constituent particle may be atoms, ion और molecule. अब ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं इनका थ्री डायमेंशनल, यानी कि थ्री डायमेंशनल में इसका जो अरेंजमेंट होता है उसी को हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। फिर से आप सुन लीजिए, थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन द स्पेस। थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन द स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ constituent particle in the space is called crystal lattice और space lattice. ओके, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको हम देखेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि थ्री डायमेंशनल बोर्ड पे थोड़ा पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं ये आपका है लैटिस पॉइंट, मीन्स क्रिस्टल लैटिस एट विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट। This point is known as lattice point. अब ये जो आपको दिख रहा है ये आपको 2D में दिख रहा है। मान लीजिए आपको कौन सा एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, और ये कौन सा वाई एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। तो एक्स और वाई एक्सिस में ये जो आपको दिख रहे हैं, जो एक छोटे स्मॉल जो आपको स्फीयर दिख रहे हैं, छोटे छोटे गोले दिख रहे हैं, इसको हमने थ्री डायमेंशन अरेंजमेंट किया। लेकिन यहाँ पे आपको एक एक्स एक्सिस दिख रहा है, वाई एक्सिस दिख रहा है, इसके सामने जेड एक्सिस होगा, इसके बैक साइड में भी होंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, दीज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में भी एटम, आयन और मॉलिक्यूल, कुछ भी हो सकता है। आपका एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, या फिर आयन हो सकते हैं। लेकिन ये जो आपको दिख रहा है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, जिसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस दिख रहा है और साथ में आपको जेड भी देखना पड़ेगा। इसके आगे भी, इसके ऊपर भी आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आएंगे और इसके पीछे भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आएंगे। तो ये हो जाएगा आपका क्या, क्रिस्टल लैटिस। मान लीजिए इसको हमने मान लिया क्रिस्टल लैटिस ए, क्रिस्टल लैटिस ए। अब इसको हमको एक थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट दिखाना है। एक दूसरा हम मान लेते हैं कि ये जो फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर जहां पे है उसको वहीं रखते हैं, सेकंड लेयर को स्लाइटली डेविएट कर देते हैं, मतलब थोड़ा सा आगे की तरफ कर लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देखने की कोशिश कीजिए। इस तरह आपको कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को क्या करना है, अरेंज करना है। अभी यहाँ पर हम अरेंज कर रहे हैं, ये सभी आपको इस तरह अरेंज कर लेना है। फिर वापस यहाँ पे हम अरेंज करेंगे, उसके बाद में हम फिर यहाँ वापस अरेंज करेंगे। इस तरह हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को थ्री डायमेंशनल में अरेंजमेंट करेंगे, थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट होगा। ठीक है, तो ये भी आपका क्रिस्टल लैटिस में ही जाएगा। और यहाँ पे हम एक और लेयर बना रहे हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन सभी जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, इन सभी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को हम थोड़ा सा मिलाते हैं एक दूसरे के साथ। इस तरह स्ट्रेट लाइन से ही मिलाएंगे। तो अभी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी आएगा कि ऑल क्रिस्टल पॉइंट आर अरेंज इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, ये हम पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन ही शो कर रहे हैं। तो ये जो क्रिस्टल पॉइंट है ये सभी के सभी स्ट्रेट लाइन में आएंगे। तो ऑल क्रिस्टल पॉइंट आर अरेंज इन ए स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आपको लेके जाना है। इसको इधर कर दीजिए आप, एक और लेयर यहाँ पे बना लेते हैं थोड़ा सा। 1 2 3 4 और 5।
ताकि यहाँ पे इसको भी अरेंज कर देते हैं हम, इसको भी स्ट्रेट लाइन से अरेंज कर देते हैं। ठीक है, अब ये भी लाइन आपको एक लाइन अरेंज कर देना है। यहाँ पर भी हम एक लेते हैं 1 2 3 4 और 5, ये भी एक लाइन हम अरेंज कर देते हैं क्रिस्टल लैटिस का। ठीक, ओके। अभी ये सारे के सारे लाइन आपको अरेंज करने हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के साथ में आपको अरेंज कर देने हैं। जितने भी आपके पास में हैं वो सब आपको स्ट्रेट लाइन से अरेंज करने हैं। ये पूरे के पूरे लाइन आपको क्या करना है, स्ट्रेट लाइन में अरेंज करने हैं। ठीक है, इस तरह हमने एक स्ट्रेट लाइन अरेंज कर दिया है, आप यहाँ देख पा रहे हैं। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे कि ये इसके साथ मिला दिया हमने, और ये यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल था, इसको यहाँ पे मिला दिया, इसको यहाँ पे हमने मिला दिया, और ये लाइन इस तरह हम एक क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। आप बिल्कुल इजी है, आप इसको आसानी से बना सकते हैं, इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं आप, बिल्कुल आसानी से आप इसको अरेंज करेंगे तो दैट इज़ द क्रिस्टल लैटिस। और इसको भी आप अरेंज करें। तो नियरली सभी आपके अरेंज हो गए हैं। तो यहाँ पे हमने जो आपको बताया कि 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस, और ये आपको क्रिस्टल लैटिस दिख रहा है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं दैट इज द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस, जिसमें आपको देख पा रहे हैं कि ये जो आपको पॉइंट दिख रहे हैं दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल पॉइंट, means the point at which constituent particle are present, that point is called lattice point. The point in the crystal lattice where constituent particle are present is called lattice point. Point number 1, every lattice point are arranged in a straight line। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जितने भी लैटिस पॉइंट है सभी एक दूसरे के स्ट्रेट लाइन में अरेंजमेंट है, आप देख पा रहे हैं इसको। तो एवरी लैटिस पॉइंट आर अरेंज इन ए स्ट्रेट लाइन। दूसरा मीन्स दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस। पॉइंट नंबर 1, the point at which constituent particle are present is called lattice point. Point number 2, every lattice point are arranged in a straight line. And point number 3, every lattice point have at least one constituent particle. Every lattice point have at least one constituent particle. This constituent particle may be atoms, ions or molecule. Okay, अब क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट होता है कि what is the unit cell? The smallest part of the crystal lattice is called unit cell. The smallest part of crystal lattice, just like ये आप देख पा रहे हैं, ये थोड़ा सा हमने इसको एक साइज बना दिया हमने। तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है दैट इज द यूनिट सेल, और ये जो है वो है लैटिस पॉइंट। ओके, तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। तो अगर आपको यूनिट सेल का थोड़ा सा डिफिनीशन अगर आपको अच्छे से देना है तो आप दे सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर विच आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन, मीन्स स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर विच आर रिपीटेड several times to form crystal lattice, this smallest 3 dimensional structure is called unit cell. तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये सबके सब आपको यूनिट सेल दिख रहे होंगे। तो ये जो स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिख रहा है यही स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्या है, यूनिट सेल है। ओके, अब इसको हम थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं। जब हम इसको थोड़ा सा बाहर निकालते हैं तो आपको कुछ इस तरह यूनिट सेल आपको दिखाई देगा। ये आपको 3D, ओके,
तो ये आपको क्या मिल रहा है, दैट इज द यूनिट सेल। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि यूनिट सेल क्या होता है और क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, और क्रिस्टल लैटिस का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होता है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि यूनिट सेल का टाइप क्या है, हाउ मेनी टाइप ऑफ यूनिट सेल। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, यानी कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ अरेंज हैं, कहाँ पर वो व्यवस्थित हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ अरेंज हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको यूनिट सेल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा सेंटर्ड यूनिट सेल। तो आइए हम लोग टाइप ऑफ यूनिट सेल पढ़ते हैं। टाइप ऑफ यूनिट सेल, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। नंबर 1 प्रिमिटिव unit cell, and number 2 centered unit cell, which are also known as non-primitive, और यहां लिख देते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ओके, तो देखिए अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल का डिफिनेशन क्या है, when the constituent particle present at only corner of unit cell, this type of unit cell is known as a primitive unit cell. Any unit cell in which constituent particle present at only corner, this type of unit cell is called primitive unit cell. जैसे आप यहां देख पा रहे हैं, ये कॉर्नर है, यहाँ पे जितने भी कॉर्नर हैं, यहाँ पे हमने कॉर्नर पे क्या कर दिया है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को हमने अरेंज कर दिया है। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल मीन्स एनी यूनिट सेल इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट ओनली कॉर्नर, दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल इज कॉल्ड प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो ये जो आपको दिख रहा है दैट इज द प्रिमिटिव यूनिट सेल। सेकेंड आपका है सेंटर्ड यूनिट सेल, या फिर उसको हम कहते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो आप इसका डिफिनेशन देने के लिए आप क्या दे सकते हैं, व्हेन द एनी यूनिट सेल व्हिच हैव constituent particle at corner as well as some constituent particle also present another place of the unit cell, this type of unit cell is called centered unit cell or non primitive unit cell। एक बार फिर से आप सुन लीजिए, any unit cell in which constituent particle present at corner as well as some constituent particle present at the another place inside the unit cell, this type of unit cell is called non-primitive unit cell or centered unit cell। Non-primitive unit cell or centered unit cell are classified into the three part: A, B, C, C, जिसको हम कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूब, बॉडी सेंटर्ड क्यूब। अब इसका डिफिनेशन जानने के लिए आपको यह समझना है, एनी यूनिट सेल व्हिच हैव constituent particle at the corner as well as one constituent particle present at the center of unit cell is called body centered unit cell। Any unit cell in which constituent particle present at the corner of unit cell as well as one constituent particle present at the corner of one constituent particle are present at the center of unit cell, this type of unit cell is known as body centered unit cell। For example, आप इसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, स्ट्रक्चर में आपको वापस आपको क्यूब बनाना है, और क्यूब बनाने के बाद में आपको क्या करना है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट द कॉर्नर एज वेल एज वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ यूनिट सेल। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे क्या कर दिया है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट द कॉर्नर एज वेल एज वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ यूनिट सेल। तो ये एक जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल वो कहाँ पे है, इस यूनिट सेल के सेंटर पे है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके, बी, तो बी में हम आपको बता रहे हैं ECC। ECC इसका मतलब होता है एंड सेंटर्ड
क्यूब। इंड सेंटर्ड, अब आपको इसमें करना क्या है कि इसका डिफिनेशन देते समय आप ये दे सकते हैं कि एनी यूनिट सेल इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल एज वेल एज टू कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ फेस, बट दिस सेंटर ऑफ फेस आर जस्ट अपोजिट विथ ईच अदर। मतलब when the constituent particle are present at the corner of unit cell as well as two constituent particle present at the opposite face center, that type of unit cell is called end centered unit cell। अब इसके लिए हम आपको यहाँ पर एग्जांपल दे देते हैं। यहाँ पर आप फिगर देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसको देखिए, ये आपका हो गया क्यूब। अब इस क्यूब को बनाने के बाद में आपको क्या करना है, कॉर्नर पे तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपको अरेंज करना ही करना है, और साथ में दो ऐसे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल लेने हैं जो कि अपोजिट फेस के सेंटर पे होना चाहिए। आप यहां देख पा रहे हैं, दैट इज द एंड सेंटर्ड। अब इसको अगर आपको ऐसे इस तरह आपको डॉटेड लाइन से दिखाना हो तो आप दिखा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह आप डॉटेड लाइन से भी दिखा सकते हैं इसको आप यहाँ पे ऊपर की तरफ दिखाएंगे, ये डॉटेड लाइन हो गया, और ये आपका हो गया कौन सा, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एक क्लास आपको जो है उसमें आप ये लिख सकते हैं सी जो हम बताने वाले हैं वो है FCC। FCC मतलब आप इसमें लिख सकते हैं फेस सेंटर्ड क्यूब, फेस सेंटर्ड क्यूब। अब हम क्या करेंगे इसमें, इसका जो डिफिनेशन है आपको बताना है, व्हेन द एनी यूनिट सेल इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल एज वेल एज 6 constituent particle present at the center of 6 face, this type of unit cell is called face centered unit cell। फिर से आप सुन लीजिए, any unit cell in which constituent particle present at the corner of unit cell as well as 6 constituent particle present at the center of 6 face, this type of unit cell is called face centered unit cell। आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर हम देख ले रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं कि ये हो गया आपका एक क्यूब। अब ये क्यूब के बाद में आपको क्या करना है कि कॉर्नर पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल तो आपको रखना ही रखना है, इसके साथ साथ 6 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपको कहाँ रखना है, सेंटर ऑफ फेस। फेस आपको पता है कि एक क्यूब में 6 फेस होते हैं, तो एक क्यूब में 6 फेस होते हैं, तो ऐसे कंडीशन में सभी क्यूब जो आपका क्यूब है उसके 6 फेस पे सेंटर में आपको 6 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रखने। तो एक हमने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ रख दिया, दूसरा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ रख दिया, तीसरा यहाँ पर रख दिया और चौथा यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा बड़ा सा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रखेंगे और थोड़ा सा एक छोटा सा रखेंगे। इसको आपको अपने ब्रेन में इमेज बनाना है कि ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो बड़ा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल दिख रहा है, इसका मतलब है ये आपके पास है, मतलब आपके सामने जो फेस है उसकी तरफ है, और ये जो छोटा वाला जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपको दिख रहा है ये कहाँ है, बैक साइड है। मतलब एक फ्रंट डायरेक्शन में फेस होगा, एक बैक डायरेक्शन में, एक अपवर्ड डायरेक्शन, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक लेफ्ट और एक राइट, यानी टोटल 6 फेसेस हो गए। और इन 6 फेसेस में 6 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, तो इसे हम कहते हैं FCC, मतलब फेस सेंटर्ड क्यूब। ये हुआ आपका क्लासिफिकेशन ऑफ द यूनिट सेल, मीन्स टाइप ऑफ यूनिट सेल। अभी टाइप ऑफ यूनिट सेल में आपको एक बात और ध्यान रखना है कि जैसे सपोज दैट ये आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल है, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में एवरी पॉइंट, जहां पे आपको पॉइंट लग रहा है ना, कि एवरी लैटिस पॉइंट, एवरी लैटिस पॉइंट यानी कि जो आपका कॉर्नर है, यूनिट सेल का जो कॉर्नर है, इस यूनिट सेल के कॉर्नर पे आपको 3 एज और 3 एंगल नजर आएंगे। सपोज दैट A, देन B और देन C। इसको हम क्या लिखेंगे, अल्फा, इसको लिखेंगे हम बीटा और इसको लिखेंगे हम गामा। मतलब आप किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, इस पे जाओगे आप यहाँ पे, यानी किसी भी पॉइंट, यानी इस यूनिट सेल के किसी भी पॉइंट पर अगर आप जाते हो तो वो जो पॉइंट है उस पॉइंट पे आपको 3 एंगल्स और 3 एज मिलेंगे। अब एज के लिए हमने क्या यूज किया है, A, B एंड C, और एंगल के लिए हमने यूज किया गया है अल्फा, बीटा एंड गामा। देखिए अल्फा, बीटा, गामा यानी कि दीज 3 एंगल मे बी सेम और नॉट सेम, और ये जो आपका एज है ABC, दीज एज आर आल्सो सेम इन लेंथ आर डिफरेंट। ये 2 कैरेक्टर आपको ध्यान रखना है कि एवरी पॉइंट, एवरी लैटिस पॉइंट हैव 3 एंगल एंड 3 एज।
these edge may be equal or not and these three angle may be equal or not। अभी जो एज है और जो एंगल है, जो एज और एंगल है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने हो जाते हैं 14। तो जब यूनिट सेल चेंज होता है तो आपका क्रिस्टल लैटिस भी चेंज होगा, क्योंकि आपको पता है कि क्रिस्टल लैटिस इज मेड अप ऑफ यूनिट सेल। तो क्रिस्टल लैटिस चेंज होगा, यूनिट सेल चेंज हो गए तो क्रिस्टल लैटिस चेंज होगा, क्रिस्टल लैटिस चेंज होगा तो क्रिस्टल लैटिस की जो पॉसिबिलिटी है बनने की वो कितनी पॉसिबिलिटी है 14 टाइप का क्रिस्टल लैटिस की फॉर्मेशन हो सकता है। तो 14 टाइप के जो क्रिस्टल लैटिस है उसको कॉमनली हम क्या कहते हैं, ब्रेविस लैटिस। ठीक है, इसके लिए आपको एनसीईआरटी में एक टेबल दिया गया हो, उस टेबल में आपको पॉसिबिलिटी बताई गई है। जैसे सपोज दैट एक पॉसिबिलिटी हम यहां ले लेते हैं A इक्वल टू B इक्वल टू C, मतलब जितने भी तीन एज हैं, जो तीन एज हैं वो तीनों क्या है, इक्वल हैं। और अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू गामा, सॉरी अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90। अगर इस टाइप का पॉसिबिलिटी है तो ऐसे कंडीशन में ये जो पॉसिबिलिटी होता है वो हमेशा किस में होता है, क्यूब में। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आपके एनसीईआरटी बुक में एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल में आपको क्यूब दिया हुआ है और ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, ठीक है, इसके अलावा हेक्सागोनल, मतलब कुल मिलाकर के 7 पॉसिबिलिटी दिया गया है। अल्फा बीटा गामा एंड ए बी सी के बीच में टोटल 7 पॉसिबिलिटी दिया गया है, लेकिन इस 7 पॉसिबिलिटी से रिलेटेड टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल होते हैं 14 और 14 यूनिट सेल कंटेनिंग लैटिस 14 क्रिस्टल लैटिस हो जाएगा। और 14 क्रिस्टल लैटिस को कॉमनली क्या कह देते हैं हम, ब्रेविस लैटिस कहते हैं। ओके, तो ये आपका एक्सप्लेनेशन था व्हाट इज द क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस एंड व्हाट इज द यूनिट सेल एंड आफ्टर देन टाइप ऑफ यूनिट सेल। अभी हम जो कैलकुलेट करने वाले हैं वो कैलकुलेट करने वाले हैं कि यूनिट सेल यानी एवरी यूनिट सेल हैव हाउ मेनी नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी एक यूनिट सेल में कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पॉसिबल हैं उसका हम कैलकुलेशन करने वाले हैं। ठीक है, बताने जा रहे हैं नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, यानी किसी भी एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम हो सकते हैं, यानी कितने नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो सकते हैं। एटम जरूरी नहीं है, कितने नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो सकते हैं, वो एटम हो सकता है, आयन हो सकता है या फिर मॉलिक्यूल हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पर आपको एटम लिख दिए हैं, मीन्स नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। तो सबसे पहले हम आपको कुछ बेसिक बातें बता देते हैं कि अगर किसी भी यूनिट सेल का कॉर्नर है तो वो जो एक कॉर्नर है वो 8 यूनिट सेल में कॉमन होता है। जैसे सपोज दैट आप अपने ब्रेन में एक इमेज बनाइए, आप जिस रूम में बैठे हुए हैं उस रूम का कोई एक कॉर्नर देखिए और उस कॉर्नर को आप अपने ब्रेन में इमेज बनाइए कि उस कॉर्नर पे टोटल नंबर ऑफ कितने और भी कमरे बन सकते हैं। तो अगर आप इमेज अपने ब्रेन में बनाते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि एक कॉर्नर टोटल 8 कमरे में कॉमन हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल बताएं तो ये आपका हो गए 4 कमरे हो गए। कितने कमरे हो गए, ये 4 कमरे हो गए और यहाँ पे कॉर्नर है। तो ये 4 कमरे 1 लेयर पे और इसके ऊपर भी 4 कमरे आएंगे, यानी कि टोटल हो सकता है कि नीचे वाले कमरे का ये ऊपर वाला कॉर्नर हो और ऊपर वाले कमरे का ये नीचे वाला कॉर्नर। हमें उससे मतलब नहीं है कि वो ऊपर वाला कॉर्नर है या फिर नीचे वाला कॉर्नर है, हमें इससे मतलब है कि एक कॉर्नर टोटल 8 कमरे में कॉमन होगा। अगर एक कॉर्नर एक कमरे में 8 कमरे में कॉमन है तो ऐसे कंडीशन में उस कॉर्नर पे एक एटम है तो एक कमरे के लिए कितना एटम हो जाएगा 1/8। तो सिंपल सा यहां पे हम आपको लिख देते हैं नंबर ऑफ एटम एट कॉर्नर। तो नंबर ऑफ एटम एट कॉर्नर इज इक्वल टू 1/8, मतलब किसी भी यूनिट सेल के किसी भी कॉर्नर पे नंबर ऑफ एटम कितने होंगे 1/8, एक कॉर्नर पे 1/8 होगा। दूसरी बात करते हैं हम नंबर ऑफ एटम एट फेस। नंबर ऑफ एटम एट फेस इज इक्वल टू 1/2। आप जरा सा सोचिए, फेस मतलब आप ऐसा समझो कि आपके घर की जो दीवार है यानी जो वॉल है, जैसे ये वॉल है तो ये जो वॉल है वो इस कमरे में भी है और इसके पीछे वाले कमरे में है। इसका मतलब क्या है कि इस फेस पे अगर एक एटम है तो आधा एटम इस कमरे के लिए होगा और आधा एटम उस कमरे के लिए होगा, इसलिए हमने यहां पे लिखा है नंबर ऑफ एटम एट वन फेस कितना हो जाएगा 1/2। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आपको हम यहां लिखने वाले हैं वो है नंबर ऑफ एटम
एट एज, ADG एट एज इज इक्वल टू 1/4। अब आपके पास जो भी कमरा है, जिस कमरे में आप बैठ के स्टडी कर रहे हैं, उस कमरे का कोई एक एज लीजिए और उस एज को देखिए कि वो एज कितने कमरे में कॉमन होगा। तो आप जब इमेज बनाएंगे अपने ब्रेन में तो आपको ऐसा लगेगा कि वो जो एक एज है यानी एक आर्म है वो 4 कमरे में कॉमन है। तो एक कमरे के लिए अगर मान लीजिए उस एज पर एक एटम है और वो 4 कमरे में कॉमन है, तो एक कमरे के लिए उसका जो नंबर होगा वो कितना होगा, 1/4। ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज था जिसमें आप समझ सकते हैं कि अगर आपको नंबर ऑफ एटम कॉर्नर पे देखना है तो आपको डायरेक्ट लिखना है 1/8। नंबर ऑफ एटम एट फेस तो आपका 1/2, 1 फेस, एंड नंबर ऑफ एटम एट 1 एज 1/4। अब हम प्रिमिटिव यूनिट सेल, BCC, FCC में नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में ये आपको क्यूब बनाना है और इस तरह क्यूब बनाने के बाद में सभी कॉर्नर पे आपको एटम अरेंज करने हैं। जैसा कि आपको बताया गया है कि प्रिमिटिव यूनिट सेल पे जो नंबर ऑफ एटम होते हैं ओनली कॉर्नर पे होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, 8। और आपको ये पता है कि प्रिमिटिव यूनिट सेल पे सिर्फ कॉर्नर पे एटम होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में नंबर ऑफ एटम इन सिंपल क्यूब, तो नंबर ऑफ एटम इन सिंपल क्यूब, तो इसके लिए आप लिखेंगे नंबर ऑफ एटम एट 1 कॉर्नर इज इक्वल टू 1/8। तो टोटल कॉर्नर कितने हैं, टोटल कॉर्नर इज इक्वल टू 8। देन टोटल नंबर ऑफ एटम इन सिंपल क्यूब इज इक्वल टू 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1। मीन्स सिंपल क्यूब में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 1 होते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा कैलकुलेशन करने जा रहे हैं जिसमें से बॉडी सेंटर्ड है। ठीक, अब ये आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल था, अब इसी को हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में चेंज करेंगे। तो यहां पर हम लिख देते हैं नंबर ऑफ एटम इन BCC। क्लियर? तो नंबर ऑफ एटम एट 1 कॉर्नर इज इक्वल टू 1/8, ये तो फाइनल रहने वाला है। टोटल कॉर्नर कितने हैं, 1 है, सॉरी 8 होते हैं, तो आपका 8 हो गया। तो देन टोटल नंबर ऑफ एटम इन, यहां पे लिख देते हैं हम टोटल नंबर ऑफ एटम एट कॉर्नर, तो कितना हो जाएगा, 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1। आपको ये पता है कि BCC में एक एटम कहां पे होता है, सेंटर में होता है। BCC में एक एटम कहां होता है, सेंटर पे होता है। जब BCC में एक एटम सेंटर में होता है तो ऐसे कंडीशन में ये जो सेंटर वाला एटम है वो किसी भी कमरे में कॉमन नहीं होता, वो पूरे के पूरे कमरे के बीचों बीच प्रेजेंट होता है। इसका मतलब वो एटम किसी भी कॉमन नहीं होता, किसी भी यूनिट सेल में कॉमन नहीं होता। तो यहां हम लिखेंगे एट सेंटर नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू 1। देन टोटल नंबर ऑफ एटम इन BCC इज इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू 2। मतलब 1 एटम कॉर्नर पे और 1 एटम सेंटर पे, यानी टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, अभी इतना अगर आप समझ गए हैं तो अब हम इसी को चेंज करेंगे इन केस ऑफ FCC। अब इन केस ऑफ FCC आपको पता है कि एक फेस आगे भी है और एक फेस पीछे है, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ एटम इन FCC। तो नंबर ऑफ एटम इन FCC, तो नंबर ऑफ एटम एट 1 कॉर्नर 1/8, टोटल कॉर्नर इज इक्वल टू 8। देन टोटल नंबर ऑफ एटम एट कॉर्नर 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1। अब यहां पे आपको दिखना है कि फेस पे देखना है, फेस पे, किस पे देखना है, फेस पे देखना है। तो आपको भी मैंने बताया कि जो फेस पे एटम होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। क्यों? क्योंकि ये जो फेस है यहाँ पे जो भी एटम होगा वो आधा एटम उस कमरे के लिए होगा और आधा एटम इस कमरे के लिए होगा। तो ऐसे कंडीशन में आप यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ एटम एट फेस इज इक्वल टू 1/2। टोटल फेस कितने हैं, टोटल फेस इज इक्वल टू 6। देन नंबर ऑफ एटम एट 6 फेस
इज इक्वल टू 6 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 3. देन टोटल नंबर ऑफ एटम इन FCC इज इक्वल टू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4. मतलब 1 एटम एट कॉर्नर एंड 3 एटम एट फेस. तो टोटल नंबर ऑफ एटम इन FCC इज इक्वल टू 4. तो इन शॉर्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ एटम इन सिंपल क्यूब इज इक्वल टू 1. नंबर ऑफ एटम इन BCC is equal to 2 and number of atom in FCC या फिर इसको लिख सकते हैं CCP या फिर इसको हम लिख सकते हैं HCP इज इक्वल टू कितना 4. इसको आप याद रखिएगा क्योंकि अभी पैकिंग इफिशियंसी कैलकुलेट करने के लिए इसके साथ साथ डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए ये जो नंबर हमने शो किए हैं ये नंबर का यूज होगा क्योंकि डेंसिटी इज डिपेंड ऑन द मास एज वेल एज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल. तो अगर आप नंबर ऑफ पार्टिकल अगर आपको पता रहेगा तो आप इजीली डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं. इसके साथ साथ नंबर ऑफ एटम अगर आपको पता रहेगा तो आप इजीली पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हैं. तो आज का जो टॉपिक था उसको हमने पूरी तरह से क्लियर कर दिया है आपको. आप वीडियो को देखिए, जो आपको समझ में ना आए आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो मैं आपको उसमें क्लोज पैक स्ट्रक्चर यानी कि 1 डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, 2 डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर एंड 3 डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर का फिगर भी बनाएंगे. उसके साथ साथ उसको हम एक्सप्लेन करेंगे. 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर थोड़ा सा बोर्ड पे उतना पूरी तरह से क्लियरिफाई नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे ढंग से 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जिसमें से AAA टाइप, AB टाइप एंड ABC टाइप क्लोज पैक स्ट्रक्चर आपको अच्छे समझ में आया. इसके साथ साथ ABC टाइप जब आप स्टडी करेंगे तो उसमें 2 टाइप के वर्ड्स आते हैं जिसमें से एक आता है टेट्राहेड्रल वर्ड्स और दूसरा आता है ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स. तो ये सारा का सारा एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. आप जरूर हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखें. थैंक यू.